एंथैल्पी। चलो क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कहाँ से शुरू होने जा रहा है बेटा? एंट्रोपी से। तो एंट्रोपी का फंडामेंटल क्या बेटा? सबसे पहले वो सुन। वैसे पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी रैंडमनेस पे बात कर चुके हैं। अब एंट्रोपी का फंडामेंटल क्या वो सुन। पहला पॉइंट ये देख, क्या है एंट्रोपी? रिप्लाई दे, क्या है एंट्रोपी? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो पिछले क्लास में हम लोग रैंडमनेस पे बात किए थे बेटा। अब सिंपल सी बात याद रखो कि एंट्रोपी का मतलब होगा डिग्री ऑफ रैंडमनेस। मतलब जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा एक सिस्टम का, उसका एंट्रोपी उतना ही ज्यादा माना जाएगा। अब कुछ बातों पे ध्यान दो। ये एक स्टेट फंक्शन है। बोले अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि डेल्टा एस विल बी S2 माइनस S1। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा तो S2 का मतलब क्या होगा? बोलो, एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। और अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो इसका समेशन है ना। अगला पॉइंट देखो क्या कहता है। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उठा करके देखो, जेई का क्वेश्चन उठा करके देखो, नीट का क्वेश्चन उठा करके देखो बेटा, पूछा गया कई बार, पूछा यहाँ से सवाल। इवन आपके स्कूल एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपको याद होगा। देखो आप मैथमेटिकल डेफिनेशन, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन किस चीज का? एंट्रोपी का। कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करने का तरीका को हम लोग एंट्रोपी कहेंगे। और मैथमेटिकली बेटा आपका होगा, सिंपल याद रखना, Q बाई टी। डेल्टा एस का मतलब होगा Q बाई टी। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन बात बोलेंगे, वो ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ तो बेटा लोग, एडियाबैटिक में क्या पढ़ाए थे? कौन जीरो होता है? Q0। और साथ में ये भी पढ़ाए थे डेल्टा एस 0। तो वो आप यहाँ से समझ लो, क्यों एडियाबैटिक कंडीशन में डेल्टा एस 0 होता है। क्योंकि बेटा डेल्टा एस का जो फंडामेंटल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो है Q बाई टी। अब सुनो, डेल्टा एस, अगर आपके क्वेश्चन में T बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, तो याद रखना ऊपर में ये जो Q है वो बन जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। और अगर आपके क्वेश्चन में T जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये ऊपर में Q क्या बन जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्या ये क्वेश्चन पे आप लोग अपने स्कूल एग्जाम में प्रॉब्लम बनाए बेटा? याद है? देखना आपको मिलेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम दिखाएंगे बेटा, जेई में भी पूछता है और नीट में भी पूछता है। बस ध्यान क्या रखना, पता है, यूनिट का खेल खेलता है, यूनिट का खेल खेलता है। तो वो जब क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको दिखाएंगे। अब आगे देखो, पढ़ो ये सब। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बाय टी, तब टी मेल्टिंग पॉइंट होगा। और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय टी, और उस वक्त टी आपका क्या होगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगेन बोल रहे बेटा, ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आगे देखो, इस लाइन को समझो और पढ़ो, क्या कहा जा रहा, पढ़ो पढ़ो बेटा लोग। पढ़ के मतलब बता, क्या समझ में आ रहा है बेटा? मतलब बता। परफेक्ट क्रिस्टल में जरा भी रैंडमनेस नहीं होता। अब एक लॉजिक से बताओ, पिछले क्लास में बात की थे, बोल बेटा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना तीन। बोल इन तीनों में सबसे ज्यादा रैंडमनेस किसके पास है? गैस के पास। और सबसे कम रैंडमनेस किसके पास है? सॉलिड के पास। सॉलिड, है ना। इसका मतलब सॉलिड का रैंडमनेस तो वैसे ही कम होता है। हाँ। ठीक है, अब आगे समझो। अब अगर आपसे कहा जाए, इस वर्ड पे ध्यान दो, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसको समझो, क्या आप लोगों को ये चीज हम पढ़ा चुके बेटा? परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड के बारे में पढ़ाए हैं? जवाब दे। नहीं बोल बेटा लोग, जवाब दे। पढ़े? नहीं सर। पढ़े? नहीं सर। यस सर, यस सर। अब याद दिलाते कहाँ पढ़े। आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे बेटा, उसका नाम था डिफेक्ट्स इन सॉलिड, जिसमें आप स्कॉटकी, फ्रेंकल, डोपिंग, याद आ रहा है ये सब टर्म? हाँ सर। हाँ, तो अगर सॉलिड में डिफेक्ट है तो इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं है। और अगर सॉलिड में डिफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? परफेक्ट। आ रहा लैंग्वेज समझ में? यस सर। अब याद करो ना, सोचो ना, आप याद करो। आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे कि मान लो मेरे पास एक परफेक्ट क्रिस्टल है, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, याद आ रहा है इस तरह का मामला? याद आ रहा है बेटा लोग?
बोलो इस वक्त आपके स्क्रीन पे जो क्रिस्टल दिख रहा है Na+Cl- के फॉर्म में, उसका जो सजावट है आप क्या कहोगे, क्या ये परफेक्ट क्रिस्टल है? यस जी सर। जवाब दो, परफेक्ट क्रिस्टल है बेटा? यस sir. सर। हाँ सर। अब ये इसमें डिफेक्ट कब पैदा होगा? जब से जब प्लस नहीं था, एक या फिर साथ में या फिर कोई एक हट जाएगा, है ना, ये था ना डिफेक्ट। हाँ। चलो मान लो ये हट गया यहाँ से, मान लो यहाँ से ये हट गया। अब बताओ तो ये हटने के बाद जो अरेंजमेंट है, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये ऑर्डर में या डिसऑर्डर में चला गया? डिसऑर्डर डिसऑर्डर में। लेकिन अगर ये हटता नहीं, अपनी जगह पर बैठा रहता, Na+ अपनी जगह पर, Cl- तो इस सजावट को आप क्या कहोगे, परफेक्ट ऑर्डर में तो है बेटा? परफेक्ट कहेंगे। हाँ हाँ। सर। यस सर। और अगर परफेक्ट ऑर्डर है तो बोल यहाँ पर डिसऑर्डर का वैल्यू कितना हुआ? तो 0। और अगर डिसऑर्डर 0 तो इसका मतलब एंट्रोपी 0। हाँ आ रहा बात समझ में? हाँ सर। अभी अभी बेटा आप लोग जिस लाइन पे बातचीत किए, ये जो लाइन आप लोग पढ़े, इस लाइन का नाम सुन ले, इसका नाम है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। समझे बात? यस सर। ठीक है, वैसे आगे Yes, चल के इसको दोबारा पढ़ेंगे, पढ़ाई के बीच में आ गया तो डिस्कस कर दिया। अब आगे सुन बेटा, अगला पॉइंट ये देख, ये सब आपको पढ़ा चुके कि एंट्रोपी जो वो कैसा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव है, यानी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे हम लोग पहले बात कर चुके हैं बेटा। अब आगे बोलो, किसी को कुछ बोलना है बेटा? चलिए अगला पॉइंट, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एस 0 होगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा एस 0 होगा। अब इस लैंग्वेज को देखो, ये और ये तीनों पे ध्यान दो। क्या इस लाइन पे तो बात सिंपल है ना बेटा, कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का मतलब होगा सिस्टम का एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी। यस सर। अच्छा, यहाँ यूनिवर्स का मतलब क्या होगा? बोलो बेटा, लोग पढ़ा चुके हैं, यूनिवर्स का मतलब क्या होगा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। भूल गए फंडामेंटल तुम लोग? हाँ सर। हाँ यही था ना? यस सर। क्या इस यूनिवर्स का मतलब, यहाँ जो यूनिवर्स लिखा हुआ है, क्या इस यूनिवर्स का मतलब प्लैनेट, स्टार, सन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी ये होगा? कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो भी सिस्टम सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? यस हाँ सर। सर। शुरुआत में आप लोगों को समझा दिए थे। फाइन, हाँ चलिए सर। अब यहाँ सुनो, बात को ध्यान से सुनना। तो मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये सिंपल सा बेसिक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये बात तो ठीक है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके सामने दो पॉइंट रखा गया, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर रिवर्सिबल चेंज है तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का वैल्यू कितना होगा बेटा? 0। और अगर इरिवर्सिबल चेंज है तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का वैल्यू क्या होगा? मोर देन 0। अब एक बार फिर से याद करो, इसी चैप्टर के शुरुआत में बेटा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये दोनों पढ़ाए थे, याद है? रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। चलो तो देखिए किस बेटा या बेटी को याद है, बताओ। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है? सर रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इरिवर्सिबल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर आप लोग को याद होगा तो एक स्टेटमेंट पढ़ाए थे, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल बाय नेचर। हाँ सर। ऑल नेचुरल प्रोसेस याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ये वही बात हो रहा है बेटा। सोचो, अब मेरे साथ बात करना। सोचो कि अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उसका जो, उस पूरे प्रोसेस का जो भी एंट्रोपी होगा, वो एंट्रोपी लगातार क्या होगा बेटा? बढ़ता जाएगा। तभी उसका एंट्रोपी का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। याद रखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी जो रहेगा वो क्या होगा? लगातार बढ़ेगा। देखो इसको ये समझा सकते हैं, ये हम लोग पिछले क्लासेस पे बहुत सारा बातचीत की थी। ध्यान से देखो, जवाब देना बेटा। वाटर, सॉलिड, वाटर, लिक्विड। बोल बेटा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस है सर। जवाब दो सर। स्पॉन्टेनियस है। सही रे। सर कंडीशन बोल। हाँ, हम तो यही सुनना चाह रहे हैं आप लोगों से। पिछले क्लास में सिखाए थे ना बे गधा लोग। हाँ, हाँ लेकिन ना कंडीशन नहीं होगा तो फिर कैसे बोलेगा?
चलो कोलकाता में बैठे हुए, आप बोल, कोलकाता में बैठे हुए, बोल बेटा। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस Spontaneous. अब ये बताओ, अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? बात कर बेटा, बात कर, जो दिल दिमाग में आ रहा है बात Irreversible करना। होगा. इरिवर्सिबल क्या होगा? Irreversible. यस, इरिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल होगा। ध्यान से समझना, क्यों होगा उसको समझना। अगर वो प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस है बेटा, इसका मतलब वो इरिवर्सिबल है। क्यों? अब इसको समझो। आप बोले सर इसको रिवर्स करना है, तो बोल इसको अगर आप रिवर्स करोगे, रिवर्स तो हो जाएगा, लेकिन रिवर्स जैसी करोगे वो क्या बन जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। प्यारा बात, यानी वह हाँ, अपनी स्पॉन्टेनिटी खो देगा। इसका मतलब देख, तो हम एक और लैंग्वेज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। बोलो, बात समझ में आ रहा? हाँ सर. जानते इस वक्त जो स्टेटमेंट आपको हम लिख करके पढ़ाए समझे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेकंड लॉ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आगे सुन, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो बोल उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ज्यादा है, और अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें रैंडमनेस कम है. कम होगा। हाँ हाँ, नहीं सर, randomness डायरेक्टली है तो हाँ सर. जवाब दे, बोल बेटा। सर रैंडमनेस ज्यादा होगा. रैंडमनेस ज्यादा होगा। तो फिर से बात करेंगे, चलो पार्ट फिर से बात करेंगे। अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब वो प्रोसेस हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो किस तरफ जा रहा है बेटा? स्टेबिलिटी की तरफ। अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है इसका मतलब उसका रैंडमनेस ज्यादा होगा। रैंडमनेस ज्यादा होगा मतलब एंट्रोपी लेस देन 0 ना ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0। तो देख तो बेटा, इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, यही लाइन यहाँ बताएं। समझ में आ रहा है कि नहीं मिला? यस सर। हाँ सर. समझ रहे बात? हाँ यस सर. सर। तो इसका मतलब अगर आपसे एक सवाल पूछे कि बोल बेटा ये क्या है, सेकंड लॉ. समझे बात? तो फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेकंड लॉ बोलता है कि किसी भी प्रोसेस का एंट्रोपी लगातार बढ़ेगा। अगर वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा। और थर्ड लॉ कहता है कि अगर परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड होगा तो उसका एंट्रोपी 0 होगा। क्लियर है बेटा? लोग आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब ये सारा पॉइंट देख लो। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है, ये आपका बहुत काम का फॉर्मूला। देखो बेटा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला 2.303 nr log V2/V1, और V2/V1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1/V2। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला 2.303 Cp log T2/T1, और आइसोबारिक याद रखेगा तो आइसोकोरिक भी याद रखेगा। मिलाकर देख, Cp की जगह पे कौन आ गया बेटा? Cv। ठीक है, लास्ट वाला तुम लोग बोले एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हो गया ना, आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला हो गया, आइसोबारिक का हो गया, आइसोकोरिक का हो गया, एडियाबैटिक का तुम लोग बोलेगा। जल्दी बोल। 0 होगा तो. 0 होगा सर, 0 होगा। बोलने में बेटा अभी 2 मिनट पहले तो बात की थी, 0 होगा ना? यस सर। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यस सर। ये जितना कंटेंट पकड़ा है इतने पकड़ कर रख, नीट और जी सारा का प्रॉब्लम बनता चला जाएगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन दिए, सॉल्व कर, लग जाओ काम पे। सब पेन पेपर उठाओ, सॉल्व करो, आंसर बताओ।
सर ऑप्शन बी। यस ऑप्शन बी आ रहा है -21.52। हाँ सर, -215.2। बोल बेटा लोग। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। सर बी। हुआ समझ में आया? देख तो हाँ हाँ सर। सर। सिंपल सा तरीका, बोल क्या करना है, कैसे करना है? सर डेल एस प्रोडक्ट माइनस बोलेगा सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? हाँ। अब प्रोडक्ट में कौन है बेटा? आयरन है। आयरन का कितना दिया है? 2 into 27 ये हो जाएगा 2 27.3 into 27.3 प्लस 3 है into ना, 69 प्लस वाटर का कितना दिया? इतना दिया है। 3 कितना होगा? 3 into 69.9। 69.9। ये प्रोडक्ट का हो गया माइनस। अब रिएक्टेंट पे आ जाए। रिएक्टेंट में Fe2CO3 कितना दिया है? 87.4 87.4 प्लस 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना दिया ना? तो 3 into 130.7। 130.7। बाकी आपका कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है बेटा, हाँ आगे बढ़े। हाँ सर। चलो बना इसको। सर बॉम्बे बी। ऑप्शन बी। सर बी। सर ऑप्शन ठीक है ना? हाँ। क्या मांगा? टेम्परेचर मांगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल एच बाई टी। का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। और जैसे कि आपको बोलते हैं यूनिट पे ध्यान रखना। इसका यूनिट क्या है बेटा? किलो जूल। और यहाँ पर किलो जूल। जूल जूल, इसलिए लिखेंगे 9.95 into 1000 by 35.7। दिस इज योर कैलकुलेशन। समझ में आया बेटा लोग? आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। चलो अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखो। गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पिछले क्लास में इन सब पे बात कर चुके थे। फिर से बोल बेटा, क्या पढ़े थे? कि हमारा जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है वो किस पे डिपेंड करता है? स्पॉन्टेनिटी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पर। और स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी रैंडमनेस एंड एनर्जी। और रैंडमनेस। यही पढ़े थे बेटा, है ना? सर। और रैंडमनेस को एक्सप्रेस करेंगे डेल्टा एस से, डेल्टा इसको एक्सप्रेस करेंगे डेल्टा एच से। डेल्टा अच्छा, अब और क्या पढ़े थे? कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा चाहिए, एनर्जी कम होना चाहिए और रैंडमनेस ज्यादा होना चाहिए, है ना? हाँ एनर्जी कम होने का मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 होना चाहिए और रैंडमनेस ज्यादा होने का मतलब डेल्टा एस ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0। 0 होना चाहिए। यही था ना बेटा मामला? हाँ सर। हाँ सर। इस फंडामेंटल को पकड़ कर रखेगा, अभी थोड़ी देर के बाद जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अब आप पहले एक बार समझते हैं गिब्स एनर्जी क्या कहता है, उसका फंडामेंटल क्या है। तो देखो, गिब्स एनर्जी का जो डेफिनेशन है ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। देखो तो गिब्स एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज व्हाट? एंथैल्पी ऑफ सिस्टम माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। देखो यही होगा, यही इसका डेफिनेशन बन रहा है। यस सर।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब इसका एक और डेफिनेशन पे ध्यान दें, ये ध्यान दें, इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सिस्टम फॉर डूइंग। बेटा लोग ध्यान से सुनियो, डेल्टा जी का कई फॉर्मूला में से, कई कंसेप्ट में से, ये जो एक लाइन अभी पढ़ा रहे पकड़ के रख, आगे दिखाएंगे कई सारा क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से बनेगा। तो डेल्टा जी बेटा एक और चीज को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सिंपल वर्ड में याद रखेगा सर, डेल्टा जी रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन। ये रट जा, खुल के पी जा, आगे दिखाएंगे इसको, ठीक है। अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन। अब आगे देख बेटा, पढ़ ले, ये वही चीज है। यूनिट, स्टेट फंक्शन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहले देख लो यहां तक। यस सर। ठीक है, अब यहां से इसका मैथमेटिकल, अब ये देखो, तो ये ठीक है भाई, स्टेट फंक्शन है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा। ये वाला फॉर्मूला देखो तो क्या लिखा हुआ डेल्टा जी का फॉर्मूला, 2.303 nRT log V1 by V2 या फिर 2.303 P2 by P1 nRT log P2 by P1। ये आइसोथर्मल कंडीशन में डेल्टा जी निकालने का क्राइटेरिया बेटा, ठीक है ना। हाँ सर। चल देखो आप में से किस बेटा बेटी को याद है, बोल, पिछले क्लास में और पिछले के पिछले क्लास में, दोनों क्लास में पढ़ा चुके हैं। आइसोथर्मल कंडीशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा, बोल। 2.303 तो नेगेटिव हो गया और V2 by V1 हो। वही तो -2.303 30 log V2 by V2 by V1 हाँ। और P1 P1 by P2 यही था। हाँ सर। अब कंपेयर करके बोल, वर्क डन का फॉर्मूला और डेल्टा जी का फॉर्मूला आइसोथर्मल कंडीशन में सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट डिफरेंट है। अरे पागल, छेम तू छेम, अरे पागल Same छेम है तू सर। छेम, देख छेम। सर -3 तो उल्टे जाते हैं। माइनस। हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है। एकदम सेम है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। यही बात तो आपको थोड़ी देर पहले बोले थे बेटा, डेल्टा जी वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा, यूजफुल वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। देख इसका फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है बेटा, समझ रहे बात। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। यस सर। चलिए आगे देखो क्या कहता है। ये उम्मीद करते ही आपको पता होना चाहिए, बोलो। हाँ सर। है ना। अब इसको समझा देते हैं, समझ लो कि क्यों नेगेटिव को स्पॉन्टेनियस कहा जाएगा, पॉजिटिव को नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाएगा। आओ हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को लेते हैं। डेल्टा एच इज इक्वल्स डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोल बेटा, एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, यही है ना। अब इस क्राइटेरिया को यहाँ फिट करो तो बोलो क्या आएगा, माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा जी, तो ये आएगा, हाँ है ना। अब मैथ का फंडा अप्लाई करो तो तुम डेल्टा एच का कोई भी वैल्यू रखो, डेल्टा एस का कोई भी वैल्यू रखो, डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो जो स्पॉन्टेनियस होने का क्राइटेरिया डालने पर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा, तभी ये नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा। अब इसको ऐसे देख, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बोल, नॉन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एस क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। नेगेटिव। अब इस क्राइटेरिया को बैठाओ यहाँ पे तो बोलो क्या होगा, डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस इस डेल्टा जी, है ना। यानी इसमें अब तुम डेल्टा एच का और डेल्टा एस टी डेल्टा एस का कोई भी वैल्यू बैठाओ, डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात समझ में आया। हाँ सर। अब आगे देखो, ये क्या है बेटा, नीचे वाले को फॉलो करो। ये डेल्टा जी यानी गिव्स एनर्जी, और ये कौन है, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी के बीच में रिलेशन बेटा आपको ये याद रखना है, ये याद रखो। अब यहां से कुछ इसका मॉडिफिकेशन पे ध्यान दो। क्या बताएगा आपको इस पे, इस लाइन पे ध्यान दो कि अगर इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी का वैल्यू 0। और आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पे पढ़ा चुके थे कि इक्विलिब्रियम पे क्यू क्या बन जाता है, के। अब अगर इसी फॉर्मूले पे बैठा हो तो डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी डिग्री प्लस 2.303 RT log K, है ना। अब देखो यही फॉर्मूला ये बन रहा, चेक कर तू। यस सर।
ठीक है बेटा, देख ले। हाँ सर। थर्मोडायनेमिक्स से बेटा याद रख 99% क्वेश्चन बेटा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड पे आएगा। जो जो फॉर्मूला आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बस उसको पकड़ के चल। अब यहाँ से एक और चीज बताएंगे, उस पर ध्यान देना। अब इस लाइन पे दे, तो ये वाला लाइन कहाँ से आया बेटा? इससे आया, नीचे वाले से। रिएक्शन क्वेश्चन। अब यहाँ से कुछ बताना चाह रहे वो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना? डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के, है ना। अब यहाँ से कंडीशन दे, अगर k का वैल्यू को ग्रेटर देन 1 कर दे तो वो लॉग k का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा जी डिग्री क्या आ जाएगा? नेगेटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव, समझ समझ समझ। यस। लॉग के पॉजिटिव पे आएगा और यहाँ पहले से नेगेटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ सर। और अगर के लेस देन 1 करेगा तो लॉग तो के positive। नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पहले से नेगेटिव, डेल्टा जी डेल्टा जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सब कुछ रिलेशंस को टच करके रखना कि के बढ़ने और घटने पे डेल्टा जी कैसे बढ़ेगा और घटेगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है, यहाँ पर देख लो, लास्ट वाला। यस सर। ये देख, ये फॉर्मूला एक शॉर्टकट है, ध्यान से देख। कौन वाला पार्ट है? यहाँ से लिया गया है। यानी कि यहाँ पर 25 डिग्री का मतलब टी का वैल्यू 25 बैठ 298, आर का वैल्यू बैठा करके सॉल्व करके बेटा ये आ गया। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि डेल्टा जी देके के पूछा या के देकर के डेल्टा डी जी पूछा 25 पे, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन पे डायरेक्ट अप्लाई करना। अब लास्ट वाले फॉर्मूला को यहाँ देखो, क्या है बेटा? डेल्टा जी डिग्री इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री सेल, है ना। अब यहाँ से सुनो, अगर ई डिग्री सेल पॉजिटिव हुआ डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना। हाँ सर। अगला सवाल का जवाब दे, बोल। एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, नीचे लिख रहे हैं, एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए तेरे सामने 5 कंडीशन रख रहे, 1 2 3 4 5। डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, के, ईएमएफ ऑफ सेल। बोल क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? ईएमएफ को पॉजिटिव होना, डेल्टा एच इस पॉइंट पे डाउट है, बोल, डिस्कस करेंगे। बोल बेटा, सब पढ़ाया हुआ, बस एक समरी बना दी तुम लोग के सामने। अगर किसी भी पॉइंट पर दिक्कत है बोल, दोबारा बातचीत करेंगे। टाइम वेस्ट मत करो बेटा, हाँ ना कहानी खत्म करो, बोलो, है ना। नहीं सर। हाँ सर। तो बेटा ये जो 5 कंडीशन है घोल के पी जाओ। केमिस्ट्री में स्पॉन्टेनियस के ऊपर इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो मिलेगा इसी पे मिलेगा। समझे बात? यस ठीक सर। है सर। है ना। जैसे देखो ना, अभी अभी हम लोग क्या पढ़े थे, यही से पढ़े ना कि ये वाला पार्ट तो बेटा हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आए कि डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। और यहाँ से देखो क्या पता चल रहा है कि अगर ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा, यानी ईएमएफ ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 करेंगे तभी हमारा डेल्टा जी जो आएगा वो लेस देन 0 में आएगा। स्पॉन्टेनियस होने का बेटा ये 5 क्राइटेरिया पकड़ के चलना। अब आओ, क्या है पढ़ने जा रहे बेटा, बोल। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। हाँ, क्यों आ गया ये टेम्परेचर का बात? तो देख, अभी अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक चीज तो तय हो गया कि प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए इसको नेगेटिव होना होगा, इसको भी नेगेटिव होना होगा और इसको पॉजिटिव होना होगा। ये यहाँ क्या कर रहा है, अब इसकी समझ ले, इसके भी समझ में आ रहा क्या बात करने जा रहे बेटा? यस सर। ठीक है, अब चलो इस पे बातचीत करते हैं और मेरे साथ लगे रहना, पूछेंगे तो बोलना बेटा, चुप मत बैठना। ये देखो, ऐसा करते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको ऊपर लिख कर रख देते, इसी पे सारा काम करना। अब एक एक करके कंडीशन देते बेटा, ठीक है। पहला कंडीशन ध्यान से देखना, अगर आपसे कहा जाए डेल्टा एस पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है तो बोल क्या ये फेवरेबल कंडीशन है? क्या ये फेवरेबल कंडीशन है? बोलो, जवाब दो। यस सर।
स्पॉन्टिनिटी के लिहाज Yes, से दोनों sir. फेवरेबल Yes, sir. कंडीशन है। हाँ सर। हाँ सर। अब हाँ, इस sir. फेवरेबल कंडीशन को हम यहाँ पर बैठाएंगे इस इक्वेशन में, और 3 कंडीशन रखेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक कंडीशन रखेंगे डेल्टा H ग्रेटर देन T डेल्टा S, दूसरा कंडीशन रखेंगे डेल्टा H लेस देन T डेल्टा S, और तीसरा कंडीशन रखेंगे डेल्टा H इक्वल्स टू T डेल्टा S, ठीक है। अब आप इसमें जब पुट करेंगे तो बोलिए इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बोल तो समझ में आ रहा है? इस एक हाँ, नंबर yes, को अगर इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा, चेक कर, बोल जवाब दे, यस सर। हाँ होगा। अब इसमें नंबर ए कंडीशन पुट कर, इसी में नंबर ए पुट कर, तो बोल डेल्टा जी क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस। माइनस आएगा। यस सर। बोल यहाँ पे डेल्टा जी क्या आएगा, तब भी माइनस स्पॉन्टेनियस। आएगा, यस सर। इसमें है ना? 0 हो जाए। हाँ और सर। यहाँ पर डेल्टा जी क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ए नंबर ए कंडीशन zero पे कैसे बोल, हाँ सर डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस है ना सर, पर दोनों तो Sir, माइनस में है, तो जीरो कैसे होगा negative है। सर? 2 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय द आंसर होगा तो। अच्छा ये भी नेगेटिव आएगा, सॉरी ये भी नेगेटिव Yes, आएगा, sir. ये ना यस सर। नेगेटिव आएगा। हाँ, अब चल जवाब दे बेटा, बोल। ऑप्शन है कंडीशन ए में टेम्परेचर कम है या ज्यादा है? तो ज्यादा कम है। कम है, देख यहाँ Yes, टी sir. डेल्टा एस कम है, इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर हाँ, sir. कम है। कम है। बोल बी में ज्यादा है। ज्यादा है। ज्यादा है, तो बोल टेम्परेचर कम किए या टेम्परेचर बढ़ाए, डेल्टा जी पे क्या असर पड़ा? सर नहीं पड़ा। कोई नहीं असर पड़ा, नहीं पड़ा। इसका मतलब पहला जो कंडीशन आपको हम दिखाए कंडीशन नंबर 1, इस कंडीशन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं है, नहीं ठीक है। यहाँ पड़ा। तक समझ में आया बेटा? यस हाँ सर। सर। अब और नीचे दूसरा कंडीशन पे बात करते हैं। अब देखो डेल्टा एस को नेगेटिव ले ले बेटा, और डेल्टा एच को पॉजिटिव ले ले, तो बोल क्या कंडीशन है ये? सर नॉन स्पॉन्टेनियस फेवर करेगा। दोनों ही अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी दोनों ही नॉन स्पॉन्टेनियस को होगा, है ना? यस सर। अब अगर ये कंडीशन को एक्चुअल इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। प्लस टी डेल्टा एस। अब फिर से 3 कंडीशन बना, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। इन तीनों ही कंडीशन में डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा? सर Positive. प्लस सर नॉन Positive. पॉजिटिव। अब हर हाल में क्या होगा, नॉन नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। है ना? बोल यहाँ पर टेम्परेचर अपना क्या रोल प्ले किया? सर नहीं किया। नहीं किया, है ना? यस सर। हाँ, अब आओ तीसरा कंडीशन, यहाँ देख, ऊपर मत पढ़ना, जो नीचे पढ़ा रहे उस पे ध्यान दे, तीसरा कंडीशन पे ध्यान दे। अब मान ले डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है, मतलब फेवरेबल कंडीशन, और डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है, मतलब अनफेवरेबल, सॉरी ये भी पॉजिटिव है। अच्छा। कंपेयर कर पिछली बार क्या किए बेटा? नंबर 1 पे देख, डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा एच नेगेटिव, दूसरी बार एस नेगेटिव एच पॉजिटिव, पॉजिटिव। और तीसरी बार दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। है ना? जब दोनों पॉजिटिव करे तो क्या मिला बेटा? दोनों पॉजिटिव में डेल्टा एस फेवरेबल हो गया, फेवरेबल। डेल्टा एच अनफेवरेबल हो गया। अनफेवरेबल। अब इसके हिसाब से हमारा ये जो फॉर्मूला ऊपर लिख के रखे थे, चलो फिर से लिख देते ऊपर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो बोल अब ये मॉडिफाई होकर के क्या बन जाएगा? डेल्टा एच सेम रहेगा। यही रहेगा, सेम रहेगा। चेंज नहीं यस सर होगा, सेम। है ना? अब इसमें 3 कंडीशन डाल, डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, दूसरा कंडीशन डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस, तीसरा कंडीशन डाल डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। बोल पहला कंडीशन पे डेल्टा जी सर क्या नॉन है? स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब Yes, नॉन sir. स्पॉन्टेनियस हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट वाले कंडीशन पे हाँ, डेल्टा जी क्या आएगा? Negative नेगेटिव आएगा। आएगा, मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया, और यहाँ पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा। अब बोल क्या टेम्परेचर अपना रोल प्ले किया? यस हाँ सर। सर। हाँ, जब दोनों ऐसा कंडीशन में क्या देखा गया कि अगर लो टेम्परेचर कर दे कंडीशन में तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर हाई टेम्परेचर कर दे तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। कब? जब दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों- रिलेशन जब एक फेवर कर रहा दूसरा फेवर नहीं कर रहा। नहीं कर कौन रहा। फेवर कर रहा बेटा? सर Entropy. फेवर कर एंट्रोपी। और एनर्जी फेवर नहीं कर रहा। तो अब लॉजिक यूज कर, अगर एनर्जी फेवर नहीं कर रहा है
तो एनर्जी को फेवर करने के लिए एनर्जी बढ़ा दिया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। यस सर। लॉजिक यूज कर। बात समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? याद रखने का ट्रिक बता रहे बेटा कि अगर आपके क्वेश्चन पे एनर्जी फेवर नहीं कर रहा है और आपको बोला भाई इसको फेवरेबल करो, तो बोला ठीक है इसी को बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ा दो, तो टेम्परेचर बढ़ा देगा, वो स्पॉन्टेनियस की तरफ चला जाएगा। यस सर। तो मुद्दे की बात सुन, ध्यान से सुन। पहला नंबर कंडीशन, अगर दोनों ही फेवरेबल है तो टेम्परेचर का कोई काम नहीं। दूसरा नंबर कंडीशन, अगर दोनों ही अनफेवरेबल है तो भी टेम्परेचर का कोई काम नहीं, है ना? यस सर। इससे क्या पता चल रहा है कि टेम्परेचर तभी अपना गेम खेलेगा जब एक फेवरेबल होगा और एक अनफेवरेबल। फेवरेबल। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ अब सर। यही जो कुछ समझाए बेटा, अब आप ऊपर देखो, यहाँ देखो, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब फेवरेबल है, फेवरेबल। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। फेवरेबल है, तो डेल्टा जी क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या रिजल्ट नेगेटिव निकला? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है ना? हाँ सर। उसी तरीके से सेकंड कंडीशन देख, डेल्टा एच, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवर्ड ये माइनस, तो ये भी अनफेवरेबल है। ऐसे हाल में डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब तुम टेम्परेचर कोई भी रखो, प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस नॉन होगा। स्पॉन्टेनियस। तीसरा वाला देख, दोनों पॉजिटिव, यही था ना? अगर लो टेम्परेचर, देख यहाँ पर कौन सा कंडीशन हो रहा, बोल। लो टेम्परेचर, इसी को लो टेम्परेचर बोलेगा ना, देख नीचे। हाँ सर। अब ऊपर मिला तो पॉजिटिव होगा डेल्टा जी, अगर लो टेम्परेचर होगा मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अब उसी तरीके से सारा मिटा दे, फिर से एक बार देख, अब उसी तरीके से इसको समझो। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब फेवरेबल है, और डेल्टा एस नेगेटिव मतलब ये अनफेवरेबल है। तो ऐसा कंडीशन पे लो टेम्परेचर पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा और हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। आया बात समझ में बेटा लोग? हाँ सर। चलिए लगिए तो काम पे बेटा आप लोग। चलो उठाओ पेन पेपर बेटा, सॉल्व करो। बोल बेटा किस फॉर्मूला से सॉल्व करेगा? सर डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 RT log K। या फिर देखो तो एक बार आप लोगों के लिए याद दिला दे, नीचे हाँ, देखो सुरेश। सबसे आखिरी वाला फॉर्मूला हाँ। लॉग के इक्वल्स टू माइनस 0.000175 डेल्टा जी। हाँ सर। या और जल्दी नहीं होगा बेटा, अगर ये मेरा याद रहेगा, ये फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो तो क्या हो रहा है? आ जाओ वापस क्वेश्चन पे। सर -80 होगा। फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटा, बोल। log k इज इक्वल्स टू माइनस 0.000175 डेल्टा जी, यही है ना? प्लस 80 किलो जूल। हाँ हाँ, लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज करेंगे जब मेरे क्वेश्चन में टेम्परेचर इतना होगा। हाँ यस सर। तो अब डेल्टा जी नहीं है तो log k का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोल। -14 -14 बाय माइनस 0.000175 माइनस हाँ, माइनस सर। काट दे, ये तेरा डेल्टा जी का वैल्यू आ गया। अब इसको सॉल्व कर, सॉल्व करने के लिए कितना है बोल? 175 है ना? एक काम कर, इसको उठा करके डेसिमल यहाँ ले आ, तो बोल ऊपर कितना जीरो चला जाएगा? ऊपर सीधा 3 0। 4 0, तो ऊपर क्या हो हाँ, गया? 4 14 इंटू 4 0 बाई 1.75, यही है ना? अब किलो जूल बोला तो 3 0 और उड़ा दे, यस सर। तो मोटा मोटी क्या हो गया? 140 डिवाइड बाई 175, तो 175 को लगभग 2 पकड़ ले बेटा, तो 2 पकड़ेगा तो 70 होगा आंसर, है ना? हाँ हाँ लेकिन आंसर तो 2 से कम है, यानी ऊपर आंसर 70 से ज्यादा होना चाहिए और आंसर प्लस में आना चाहिए। यस सर। यही हाँ, सर सर। बिल्कुल। हाँ। हाँ सर। समझा?
तो हाँ, टाइम हाँ। बचाने का यही तरीका होगा बेटा, शॉर्टकट मारेंगे, ठीक लॉजिक से सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। ये ले बेटा अगला क्वेश्चन। सर सी ऑब्जेक्ट। सर सी सर, बिलो सर 56 सी डिग्री। सर, हाँ सी, ऑप्शन सी। Yes, option C. बोल बेटा। सर सी। Oh, C. सी सर। ऑप्शन सी। ओ हाँ, वाह। बोलो, शुरू करें डिस्कशन बेटा। Ask देख, explain. डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब अगर यहाँ पर बात करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2-3 तरीका सुन ले बेटा। एक चीज तो तय बेटा कि ये दोनों आंसर नहीं होगा, है ना। हाँ सर। हाँ सर। ये वाला आंसर कब होगा? जब दोनों फेवरेबल जब होगा, मतलब डेल्टा एच favorable नेगेटिव होगा होगा। और डेल्टा एस हाँ। पॉजिटिव होगा। यही पढ़े थे ना बेटा। हाँ, और ये वाला हाँ, ऑप्शन कब होगा? जब दोनों ही अनफेवरेबल होगा, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा डेल्टा और डेल्टा डेल्टा एस एस नेगेटिव। है ना। इसलिए दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, अब बताओ, गिवन कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशन फेवरेबल है और ये कंडीशन अनफेवरेबल। अनफेवरेबल है। फाइन। अब देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और अज्यूम कर लेना कि डेल्टा जी 0 है खुद से। तब आपका डेल्टा क्या होगा? -38.3 माइनस टी इंटू 113, और 38.3 इंटू 1000 करना होगा क्योंकि ये किलो जूल में बेटा। तो बोलते यहाँ से टी का वैल्यू क्या आएगा? ये सॉल्व करेगा जो भी तेरा 66 डिग्री, मतलब इन शॉर्ट सॉल्व करने का जरूरत नहीं, ये भी बोल ही दिया, टेम्परेचर इतनी आएगा। अब बोल, अब डेल्टा जी को अगर नेगेटिव करना है तो ये टेम्परेचर को ऊपर ले जाएगा कि नीचे लाएगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर लेना है, हाँ। है ना। टेम्परेचर हाँ। को बढ़ाएंगे तभी तो। हाँ, डेल्टा जी हाँ नेगेटिव आएगा। अभी निकला तो वो 0 पे आया, यानी अब इसको 0 के नीचे ले जाना, तो ये वाला पार्ट को हम क्या करेंगे? क्योंकि इसको तो आप चेंज कर नहीं सकते बेटा, ये तो ऐसे ही रहेगा। जो बात दे करना दिया, टेम्परेचर का हाँ। बात करना, तो टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन डेल्टा जी नेगेटिव में होगा, तो टेम्परेचर हाँ, क्या होना हाँ। चाहिए? अब 66 होना चाहिए। और बात समझ में आ रहा है? सर नहीं सर। समझे सर। दोबारा समझ आओ, यहाँ फिर से सर आओ ना समझते। अभी के हिसाब से क्या हो गया? माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस। जी सर। यही है ना बेटा? हाँ सर। एक मिनट रुको, एक मिनट। कहाँ गया? हाँ ये रहा। चलो तो इसको बैठाते हैं। डेल्टा एच बोल कितना है? 38.3 into 1000 into 1000। प्लस बोल टी कितना है? सर वो निकालना होगा। 66। अरे तो रे, यही टी है। टी तो बोल दिया तेरा, तुमको क्यों निकालना है? हाँ हाँ। ये है ना बेटा टी? सर 339। ये जी होगा? सर। हाँ सर। और एस कितना है? 113। सॉल्व कर।
सर +7 आ रहा है तो देखो एक लमसम अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना बेटा, ये वैल्यू कितना आ रहा तुम्हारा, ये वैल्यू आएगा आपका 300 8300, ठीक है। और नीचे वाला अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है लगभग 3807। हाँ। माने इन शॉर्ट ये 0 ही आएगा, एक लमसम कैलकुलेशन है ना बेटा। अब बोल डेल्टा जी को नेगेटिव करने के लिए 339 को क्या करना होगा, बोलो। घटाना होगा, कम करना होगा, तो आंसर सी होगा। हाँ सर, जी सर। क्या मार्किंग फिर गलत है। अगले पे आ जाओ, बोल। सर उसका आंसर बी होगा, पीछे कौन सा वाले बेटा? का। सी 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 सी। ओ सी होगा, ठीक है सर। हाँ ठीक ही बोल रहा था। बोलो। ऑप्शन ए। हाँ सर, ऑप्शन ए। ए वेरी गुड। ये सवाल पूछने का मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल तभी पॉसिबल है बेटा एंट्रोपी 0 होगा। जब एंट्रोपी 0 होगा, है ना। हाँ हाँ पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि एंट्रोपी 0 कैसे पकड़ना है, तो क्या पढ़े थे। सॉरी। यहाँ पर देख तो लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स, राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स सेम है ना। हाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड का फिजिकल स्टेट भी सेम है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो तो ऐसे मामले में डेल्टा एस का वैल्यू क्या पकड़ेंगे बेटा, 0। 0 होने का मतलब भी दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यस सर। अगला बनाओ। जी सर। एक अच्छा क्वेश्चन है, बनाओ बेटा। ये आया हुआ नीट में और जेई में, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। बनाओ तो देखिए, बनाओ। सर, ऑप्शन है 750 केल्विन। यस सर, ऑप्शन ए 750 सर केल्विन। ए 750। हाँ सर 750। हाँ सर, ए होगा। सर ए होगा।
हुआ रे? हाँ हाँ, सर sir, ए हाँ सर ऑप्शन ए सर 750 केल्विन। बाकी लोग ये तो हो गया, तो बाकी लोग से पूछ रहे हुआ कि नहीं, तो टाइम हाँ, दिया सर। आप लोगों को। जो लोग नहीं कर पाए वो लोग देख। ये देखो क्या क्या है बेटा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस प्रोसेस का आपको एंथैल्पी दे दिया है, बात इक्विलिब्रियम का हो रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी भी आपको दे दिया, और जी। आपसे टेम्परेचर पूछा है। तो फॉर्मूला हमारा हो रहा है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो टी का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, और डेल्टा एच आपको दे दिया -30 इंटू 1000। डेल्टा एस निकालेंगे। अब डेल्टा एस अलग से निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं बेटा, टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। अब बोलो प्रोडक्ट में कौन है, XY3, और XY3 का एंट्रोपी कितना दिया बेटा 50, या 50 पुट करेंगे, माइनस रिएक्टेंट में हाफ X2, तो X2 का दिया 60, 60 का हाफ कितना होगा बेटा 30, और 30 Y2 का कितना दिया 3/2 माने 40। तो बोल 3/2 इंटू 40 कितना आ रहा है बेटा 60, यानी यहाँ पर आपका कितना आएगा -40 40 जूल। यहाँ बैठा दे -40, माइनस माइनस कर दिया, सॉल्व कर 750 के लिए। देख ले बेटा लोग, समझ में आया? यस सर। आगे बढ़े, हाँ सर। आइए। तो एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी, ये दो टर्म पे बात की बेटा। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बात करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो क्या क्या स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, 2 मिनट पहले आपके साथ हम डिस्कस की थी ये पॉइंट, याद है? थोड़ी देर पहले क्या बताए थे कि जितना भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, इर्रिवर्सिबल होगा। इररिवर्सिबल। इसका दूसरा मतलब क्या निकलेगा कि उसका एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब नेक्स्ट एक बार आप लोग जस्ट तीनों को गो थ्रू करो, फिर बात करेंगे बेटा। तीनों का मतलब एक ही है, गो थ्रू करो। हाँ सर पढ़ लिए बेटा सब लोग? हाँ सर। अब आओ मेरे साथ दोबारा पढ़ाई करो। देखो मोटा मोटी ऊपर में एक बात आपको हम बताएं कि जितना भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो कैसा होता है बेटा, इरिवर्सिबल होता है। इसका एक और मतलब निकलेगा कि हर इरिवर्सिबल प्रोसेस का टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक ये बात कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर बोला इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑटोमेटिक मशीन unaided by external agency to convey heat from lower to higher temperature। अब बताओ बेटा, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में अगर जाना हो तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस तभी काम करता है जब उसके साथ बाहरी मदद मिलेगा, हाँ सर। है ना?
तो वही कहा जा रहा है बेटा, बिना बाहरी मदद का आप नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को नहीं चला सकते हो। इसी को घुमा के बोल रहा है कि अगर आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलाना है तो बाहरी मदद नहीं लेना होगा और वो प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा। इसी स्टेटमेंट को घुमा के दूसरे एंगल से कहा गया। ठीक है, तीसरा में देखो क्या बोल रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल। देखो बात वही हो रहा है, यहाँ पे भी बोल रहा है ऐसा कोई, इन तीनों को पढ़कर जो पढ़ोगे ना बेटा तो मोटा मोटी बात ऐसा समझ में आएगा कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेक सच अ मशीन जिसका एफिशिएंसी 100% हो। 100% होगा। आ रहा बात समझ में? हाँ सर। अब इसी पे देखो वेस्ट बंगाल जॉइंट पे ना बहुत साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। आपको हम कुछ लाइन लिख करके दिखा रहे, फॉलो करना। वर्क डन 100% कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट, हीट एनर्जी 100% कन्वर्टेड टू वर्क डन। बोल कौन सा स्टेटमेंट सेकंड लॉ है और कौन नहीं है? नॉन ऑफ देम। सर दोनों ही नहीं है तो 100% कैसे एफिशिएंसी हो? तो जवाब सुन ले, ये वाला स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स को नहीं फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है। फिर से समझ, जितना एनर्जी देंगे उतना काम आपको नहीं मिलेगा। हाँ लेकिन जितना काम करेंगे सब वेस्ट हो जा सकता है। हाँ, लेकिन जितना काम करेंगे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। वो काम मेरा बर्बाद हो गया पूरा, बात समझ रहा? हाँ सर। वर्क डन पूरा का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा हीट एनर्जी या कोई भी एनर्जी 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर 100% वर्क डन में कन्वर्ट हो गया बेटा तो इसका मतलब एफिशिएंसी 100% हो गया। हाँ सर। बात समझ रहे हो? हाँ सर। अब इसके बाद देखो तो क्या ये जानकारी के लिए दे रहे, नीट में नहीं होता बेटा, आपका फिजिक्स में है। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ आपके केमिस्ट्री में बेटा, सेकंड लॉ जो है उसका सिर्फ स्टेटमेंट है आपके सिलेबस में, उसका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। पर आप में से कुछ जेई वगैरह में है, पर आप में से कुछ बच्चा अगर अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो ये आपका काम आएगा। यहाँ देखो, इस साइकिल को कहते कार्नोट साइकिल। हाँ सर, फिजिक्स में पूरा है ना? और कार्नोट हाँ। साइकिल 4 प्रोसेस का 4 स्टेप का बना हुआ बेटा। और उम्मीद करो यही ग्राफ जब आप लोग हम इस चैप्टर को शुरू किए थे तो शुरू में जब आपको हम ग्राफ पढ़ा रहे थे ये ग्राफ आप लोग उस टाइम में दिखाए थे। तो देखो तो प्रोसेस हाँ एबी सर, का नाम क्या है यहाँ पर? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। हाँ हाँ सर। है ना? बीसी क्या है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ये 4 प्रोसेस को मिला करके ये जो साइकिल बनता है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं बेटा? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल। मेरा सर मेरे से पूछे थे कि साइकिल को कार्नोट साइकिल क्यों बोलते हैं, हम आंसर नहीं दे पाए थे। देखो तो तुम लोग आंसर देगा, इस साइकिल को कार्नोट साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि गाड़ी सर, नहीं है सर, सर इसलिए बोला था कि कार्नोट उसके पास साइकिल। कार नहीं है तो साइकिल है। हाँ सर, यस सर। अबे ये यार्की था, कॉन्सेप्ट नहीं है। पता है सर, साइंटिस्ट का नाम कार्नोट था। हाँ, उसका पास कार नहीं था तो हाँ, साइकिल दे सर। दिया। अच्छा था ना? नहीं होता तो फिर डिस्कवरी नहीं होता। अब आगे सुन बेटा, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला सुन ले यहाँ पर। ये वर्क डन निकालने का फॉर्मूला, हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला और एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये सब आप लोग देख लेना बेटा। केमिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़ता, फिजिक्स में रहता है, जानकारी के लिए दे दिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है बेटा अब यहाँ पे हमारा थर्ड लॉ में क्या पढ़ाए थे थोड़ी देर पहले? The standard entropy of perfectly पढ़ के crystalline देखो, पढ़ो पढ़ो solid पढ़ो। is 0. solid in thermodynamic equilibrium at absolute zero is 0. क्या बोल रहा है? एंट्रोपी ऑफ एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट जीरो इज नियरली टेंडिंग टू 0। यानी टेम्परेचर जैसे जैसे 0 केल्विन की तरफ अप्रोच करेगा बेटा, एंट्रोपी भी 0 की तरफ जाएगा। ये इसका फॉर्मेट है। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी
0 at 0 केल्विन। 0 होगा, बस इतना याद रखना, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा लोग? सर यहाँ पर एमॉर्फस का बात क्यों नहीं हुआ, मतलब सिर्फ क्रिस्टलाइन का ही क्यों बात हुआ? अब एक मतलब गधेड़ा, ढक्कन, उल्लू, पाजी, बेवकूफ बात करते, बोल ध्यान से सुनना बेटा। आपको तो सॉलिड पढ़ा है ना बेटा हम? हाँ। तो वो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन में या एमॉर्फस में, यहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट एक ज्योमेट्री दिखाता है ना? हाँ सर, तो ज्योमेट्री दिखा रहा है, इसका मतलब क्या, वो ऑर्डर में है। ऑर्डर हाँ। एमॉर्फस तो बाय बर्थ डिसऑर्डर में बेटा। हाँ सर। अच्छा डिसऑर्डर okay, मतलब परफेक्टली ये नहीं। तो एमॉर्फस का रैंडमनेस हमेशा ज्यादा होगा 0 से, फिक्स्ड है बेटा, 0 से, हाँ, है ना? हाँ। ठीक है, समझे बेटा? आगे बढ़े। हाँ। सुनो बेटा लोग, आज हम लोग सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, पिछले क्लास में फर्स्ट लॉ, और जैसे कि आपको बोले थे बेटा लॉ पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जानना होगा, तो आज हम लोग एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी पे बात की, उसके बाद उसके लॉ पे बात की, प्रॉब्लम देख लिए। आज का क्लास यहीं तक, अब डाउट सेशन में एंटर करेंगे। अगले क्लास में सुनो क्या होगा, अगले क्लास में आपका थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में क्या पढ़ने वाले बेटा, ध्यान से सुनो। अगले क्लास में सिर्फ एक टॉपिक पे पढ़ाई होगा, उसका नाम है एंथैल्पी। हेजेस लॉ। और हेजेस लॉ को पढ़ने के लिए बिल्कुल सही बोला बेटा तुम, हम लोग को क्या पढ़ना है, सिर्फ एंथैल्पी पे बात होगा अगले क्लास में। अलग अलग तरह का एंथैल्पी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, फैक्टर अफेक्टिंग एंथैल्पी, ठीक है, क्या क्या टाइप्स ऑफ एंथैल्पी होता है, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद एंथैल्पी देखें, एंथैल्पी फॉर्मेशन, कंबशन, सॉल्यूशन, ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोग हेजेस लॉ और उसका न्यूमेरिकल्स पे चले जाएंगे। तो अगला क्लास पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा बेटा, क्योंकि आज ज्यादा यह नहीं, बस न्यूमेरिकल के एप्लीकेशन पे बात करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास ऑफलाइन भी होगा ना सर? अगला क्लास का डेट कब दिए बेटा आप लोगों को? अगला क्लास कब है आप लोगों का? ट्यूसडे ना? हाँ 16th। हाँ, इस वीक ट्यूसडे का क्लास आप लोग का ऑफलाइन होगा। जो लोग घर से बैठ के क्लास करना चाहते हैं घर से करें, पर आपको यही सजेस्ट करेंगे बेटा कि कोशिश कीजिए एक दिन घर से क्लास कीजिए, एक दिन आकर के क्लास कीजिए, ठीक है? सर एग्जाम सर ऑफलाइन होगा? अगले हफ्ते से एग्जाम का पैटर्न बदल देंगे आप लोगों का। सर आज जो एग्जाम होगा, सुन लो बेटा, आज जो एग्जाम होगा हाँ सर।